कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर मैं आपका फिजिक्स टीचर मयूर शर्मा आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो जो है वो हमारा है इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर। आने वाले जो बोर्ड है CBSE 2022-23 के लिए डायपोल जो टॉपिक है उसके ऊपर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले हम कुछ फॉर्मूले यहाँ पर देखेंगे, कुछ कंसेप्ट देखेंगे, जिसके ऊपर फिर हमारे क्वेश्चंस तैयार होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास में सबसे पहली चीज़ डायपोल, जैसे कि ये नाम बता रहा है डाई यानी कि दो, पोल मतलब पोलरिटी, दो तरीके के चार्ज, यानी कि हमारे पास में यहाँ पर एक -Q और ये +Q होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कवर्ड क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हम चार्ज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। डाई क्यों आया है, क्योंकि दो है। और पोल क्यों आया है, क्योंकि पोलरिटी है। पोलरिटी मतलब चार्जेस, राइट। तो इट हैज़ टू चार्जेस। अब ये दो चार्जेस होते हैं तो इसका जो ये मिड पॉइंट होता है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन माना जाता है, जिसका मतलब ये है कि सारी डिस्टेंसेस किसी भी पॉइंट की इसके रेफरेंस में हम बात करेंगे। ओरिजिन यानी कि वो पॉइंट जिससे कि हम सारे फॉर्मूलों में जो r डिस्टेंस जो लेते हैं वो O से लेते हैं। अब इस वजह से हम यहाँ पर नॉर्मली जो किसी भी डिस्टेंस को हम r, d या l लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसे 2l लिखेंगे, राइट। अगर हम इसे l लिखते हैं तो यहाँ पर ये हाफ डिस्टेंस l/2 और l/2 हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम 2l लिखने से अब क्या होगा कि इन दोनों में यहाँ पर हाफ डिस्टेंस l और ये डिस्टेंस भी l हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे जो फॉर्मूले हम जो ड्राइव करके लाते हैं उसका फॉर्म बहुत ईजी होता है और उसे हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इस डायपोल को हम एक आइडेंटिटी देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं हम P। तो P यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, चार्ज की अपनी एक वैल्यू होती है, तो डायपोल को एक आइडेंटिटी देने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन करी। बेसिकली ये स्ट्रेंथ को बताती है कि डायपोल हमारा कितना स्ट्रांग है। और पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है P = Q × 2L। इसमें मैंने एरो क्यों लगाया, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यूनिट जैसे कि आप देख पा रहे हैं कूलाम मीटर होगा, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में एक डायरेक्शन होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमने कहाँ दिखाई है, ये माइनस से प्लस की तरफ। तो किसी भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। तो हम यहाँ पर जैसे बात करना चाह रहे हैं, तो पहली चीज़ हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो 2L है इसके ऊपर एक बच्चे गलती करते हैं, उस गलती को आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है डायपोल के बीच में जो लेंथ है, सपोज करिए कि वो 2 सेंटीमीटर है, तो बच्चे गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि ये L की जगह पर 2 सेंटीमीटर रख देते हैं, जो कि हमें नहीं रखना है। ये 2 सेंटीमीटर ये कह रहा है कि भाई दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है, यानी ये 2L की वैल्यू है। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि L की जगह पे 2 रखकर 2 2 जा 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गई, लेकिन एक्चुअल में आपको 2L की वैल्यू दी गई है। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये एक कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे अक्सर करते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग ही आपकी गलत हो जाएगी तो फिर पूरा क्वेश्चन आपका लास्ट तक गलत आएगा और यू विल नॉट गेट द मार्क्स, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो वो हमें नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 2L दिया है कि L दिया है। ज़्यादातर हमें 2L दिया होता है, यानी दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस। अब इसके जो मेन फॉर्मूले हैं वो एक बार ज़रा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियस सी बात यह है कि ये दोनों चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस की वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर तैयार होते हैं। ठीक है, और वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम ऐड करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और इसे हम दो कंडीशन में निकालते हैं।
एक होती है हमारे पास एक्सियल पोजीशन और एक होती है हमारे पास में इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन को समझना जरूरी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो हम जैसे कि यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हमने ली यहाँ से R और एक ये पॉइंट ले लिया, तो ये P पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। इसी तरीके से एक और पॉइंट हम ले सकते हैं। वो एक और पॉइंट क्या है? वो हमारे पास में एक और पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि डायपोल के परपेंडिकुलर और मिड पॉइंट से होने जाने वाली लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं P डैश, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहाँ पे दो चीजें निकाली जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक निकाला जाता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो फॉर्मूले होंगे, एक्सियल और इक्वेटोरियल पर, पोटेंशियल के भी होंगे। तो यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पर हमारा जो फॉर्मूला होता है E का, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³। तो 2p यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ये फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। r डिस्टेंस कहाँ से? पॉइंट से, मिड पॉइंट से, जिस पॉइंट पर आपको लेना है। अगर यही पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ आ जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 का है और ये है। एक और डिफरेंस होता है, वो है डायरेक्शन का। तो यहीं से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ये बोर्ड में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई यहाँ पर हमारे पास में ये E एक्सियल हो गया। E एक्सियल का मतलब बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि E एक्सियल जो है वो हमारे पास में, यानी एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो मैंने देखिए ये डायरेक्शन कहाँ दिखाई है, ये P के साथ दिखाई है। आप इस पॉइंट को यहाँ ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए, बात एक ही है। दोनों जगह पर E एक्सियल की डायरेक्शन सेम रहती है, यानी P के अलोंग। कोई आपसे पूछे कैसे, तो आंसर कैसे लिखना है इसका? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही हमारा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इसके बाद में हम यहां देखेंगे तो ये जो है वो हमारे पास में क्या है बच्चे? E इक्वेटोरियल। E इक्वेटोरियल जो है वो हमारे पास क्या हो गया? इक्वेटोरियल पर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये डायरेक्शन P के अपोजिट है। तो अब देखो यहाँ पे मैं आपको तीन चीजें बता रहा हूं, ये तीनों 1-1 मार्क्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली चीज, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बनता है। तो हमारा आंसर होगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या डायरेक्शन होगी। तो आपका आंसर होगा इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। तो ये दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन एक बार आ चुका है हमारे बोर्ड में। वो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 1 एट एक्सियल पॉइंट, नंबर 2 एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का मतलब बच्चे क्या समझते हैं और एक्चुअल मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। बच्चे ये समझते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था। इक्वेटोरियल पर डायरेक्शन बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन बताया था। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और ही है। वो ये पूछना चाह रहा है कि आपका एंगल कितना है, किसके बीच में,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पोजीशन पर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो अब आप यहां पे ये देख रहे हैं कि ये तो इस तरफ है, ठीक है, यानी कि हमारे राइट हैंड साइड पर, और ये लेफ्ट हैंड साइड पर। ऐसे अगर हम P के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो P के साथ में ये P के अपोजिट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच में एंगल 180 डिग्री बनता है। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट्स, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पोजीशन पर दोनों डायरेक्शन में कितना एंगल होगा वो हम यहां पर देख सकते हैं। तो वो कितना है 180 डिग्री। तो 3 क्वेश्चन अभी हमारे तैयार हुए, ठीक है। अभी हम पोटेंशियल पे आते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पर होता है V = 1/4πε0, ठीक है। पोटेंशियल यहां पे आता है P/r²। ये एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी थी, डायरेक्शन थी। अब ये हमारे पास में यहां पर है, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका साइन होगा प्लस और माइनस। अगर मैं इस तरफ पॉइंट लेता हूं, यानी कि प्लस क्यू की तरफ, तो साइन आएगा प्लस। क्यों? क्योंकि ये किसके पास है? प्लस के पास, और दूर किससे? माइनस क्यू से। तो आर ज्यादा होने की वजह से एक का पोटेंशियल कम होगा, नेगेटिव वाला पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव वाला ज्यादा होगा। जब आप उसे ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और यही पॉइंट अगर हम यहां ले लेंगे तो क्या होगा कि भैया वहां पर नेगेटिव के पास आने से नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू पोटेंशियल की कम हो जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इधर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, इधर ये नेगेटिव होती है, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल 0 हो जाता है। क्यों? अब अगर मैं यहां पर देखिएगा, यहां पर इसको देखना चाहता हूं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो आप देखेंगे यहां पर पोटेंशियल, ठीक है। तो अब जैसे हमने यहां से देखा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इसमें ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ये R है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r² + l²। ये कितनी हो जाएगी? r² + l²। अब देखिए यहां पर ये जो पॉइंट हमने P' लिया है इक्वेटोरियल पोजीशन पर, अब होगा क्या? इस पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V = kq/r। k कांस्टेंट है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, r डिस्टेंस सेम है, तो एक पॉजिटिव पोटेंशियल बनाएगा, एक नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। जैसे +5 -5 0 हो जाता है, ऐसे ही दोनों का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। अब देखिए आज का चौथा क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। अब मैं इस चार्ज को यहां से A से B पर ले जाना चाहता हूं, Q चार्ज है, तो ये पॉइंट A से B पर जा रहा है। व्हाट इज द वर्क डन? ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं पोटेंशियल में, तो ये वही बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या है कि यहां पर हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों W = Q × V, यानी कि चार्ज इनटू वोल्टेज। यहां पे हमने कैपिटल Q लिया है तो हम यहां कैपिटल Q भी लिख सकते हैं। अब A पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 है, B पॉइंट पर भी पोटेंशियल 0 है, तो वर्क डन यहां पर इस फॉर्मूले के हिसाब से 0 हो जाएगा। ये 4th क्वेश्चन है आज का। ये भी डायपोल पे आया है कि एक चार्ज को इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में वर्क डन कितना होगा। तो आज के हमारा ये चौथा क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है इस पे, तो इसका ध्यान रखना है। अब हम आते हैं यहां पर नेक्स्ट फॉर्मूले पर। तो ये जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे बोर्ड में आ चुके हैं और दोबारा इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करिए जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमारे पास में है क्या कि अब हमारे पास में हम आ रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे।
अब उस फॉर्मूले में भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और वो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं, और जो 1 मार्क्स में एमसीक्यू जो हमारा वॉल्यूम बना सकते हैं, नंबर ज़्यादा हम उससे गेन कर सकते हैं, तो उन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर अब आता है टॉर्क। टॉर्क बच्चों क्या होता है? टॉर्क ऑन डाइपोल। और दूसरी चीज है यहां पर हमारे पास में, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें टोटल देखें डाइपोल में 7 फॉर्मूले बने हैं। पहला P का Q × 2L, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड के, 2 पोटेंशियल के, कितने हो गए? 5। एक टॉर्क का होता है, उसका फॉर्मूला होता है यहां पे टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, अभी फॉर्मूले को भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, एक और होता है इसमें वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। रोटेटिंग द डाइपोल मतलब हम इस डाइपोल को एक जगह पर क्या करना चाहते हैं? रोटेट करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास U का -P.E। देखिए यहां क्रॉस है, यहां डॉट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट है। यहां पे जो क्वांटिटी आपको मिली है वो वेक्टर क्वांटिटी मिली है, यहां पे डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर क्वांटिटी एनर्जी मिली है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, और ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों है? स्केलर प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ स्केलर क्वांटिटी मिली है। इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है -P cos थीटा, और इसको ओपन करते हैं यानी कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा P sin थीटा। तो इस फॉर्मूले से ये आता है और इस फॉर्मूले से ये आता है। वर्क डन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं, डाइपोल रखा हुआ है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए, तो इसमें जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है वही वर्क डन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है -P cos थीटा 2 cos थीटा 1। ठीक है, तो इसमें थीटा 2 फाइनल पोजीशन है, थीटा 1 इनिशियल पोजीशन है। अब देखो यहाँ पे एक और नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस फॉर्मूले को जब बुक में देखोगे तो ये लिखा होगा P cos थीटा 1 cos थीटा 2। फॉर्मूले को जो बुक में दिया है वो भी सही है, जो मैंने लिखा है वो भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा है उसका भी मतलब है, एक फायदा है आप लोगों के लिए। क्या? बच्चे जब पेपर दे रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और वो भूल जाते हैं कि इनिशियल कौन सा रखना है, फाइनल कौन सा रखना है। तो हमेशा अपने जितने भी फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से आप तैयार करें कि इसमें फाइनल पहले हो और इनिशियल बाद में हो, तो इससे आपको एक पैटर्न मिलेगा और आप जल्दबाजी में भी जब आप काम करेंगे तो आपकी वैल्यू सही पुट होगी। अगर आपने फॉर्मूले में गलत वैल्यू पुट कर दी, गलत हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इससे फायदा क्या होता है? cos थीटा 2 हमारी फाइनल वैल्यू है जो हमें पहले रखनी है, और थीटा 1 इनिशियल वैल्यू है जो बाद में रखनी है। ये भी एक कॉमन मिस्टेक है इस फॉर्मूले को यूज करते समय बच्चे जो करते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। अब इसमें पहले हम एक एक मार्क के क्वेश्चन करते हैं। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अब 5वां क्वेश्चन। इसमें आती है एक कंडीशन जिसे बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इन विच ओरिएंटेशन डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, किस ओरिएंटेशन का मतलब किस पोजीशन पर डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ठीक है ना, अब इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर ये है, आंसर है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में डाइपोल को P और E को सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ये जो थीटा आप देख रहे हो ये P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के लिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है डाइपोल का। तो आप लिखेंगे व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट
एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम। आप ये भी लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम ऐसा क्यों करते हैं, इसका आंसर रीजन भी जान लेते हैं। अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि ये दो चार्जेस है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। अब जैसे कि आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हम पढ़ चुके हैं क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इक्वल एंड अपोजिट होने का मतलब एफ नेट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब होता है यहाँ ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ना तो वो आगे जाएगा, ना पीछे जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। अब ये यहाँ पर अगर हम टॉर्क वाले फॉर्मूले से देखेंगे तो यहाँ पर पीई साइन जीरो हो जाता है, अगेन टॉर्क भी जीरो है। तो यहाँ तो हमारा डायपोल ना तो रोटेट कर रहा है ना आगे पीछे जा रहा है, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास में यहां पर यूज होता है। एक क्वेश्चन यहां बनता है, सेम क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, अनस्टेबल और स्टेबल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा यहां पे देखेंगे, एक आगे भी कंसेप्ट काम आ सकता है आपके। अगर मैंने इसको हवा में पकड़ के रखा है तो ये हमारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं छोड़ दूंगा क्या होगा, यहाँ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हमारा घर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। घर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, है ना, छुट्टियां होती हैं, हम घूमने जाते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, अपने मामा जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, किसी के भी जाते हैं, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, हम वहाँ स्टे करते हैं, लेकिन हम परमानेंट स्टे थोड़ी ना करते हैं। वो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, हम रुके हुए हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए, और वापस लौट के हमें कहाँ आना है, घर पे। ऐसे ही आप बाहर घूमने जाते हैं कहीं तो होटल में रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं घर पे। अभी जैसे आप कोचिंग गए, स्कूल गए, लौट के कहाँ आएंगे, घर पे। तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम एक तरीके से घर है, जहां पे आपकी टेंडेंसी लौटने की होती है। ऐसे ही नेचर ने हर चीज को बनाया है। अब जैसे मैं इस पेन को ऊपर ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा, तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा। स्प्रिंग को पकड़ के खींच दूंगा, छोड़ दूंगा, वापस अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इस डायपोल को घुमा देंगे तो ये लौट के इसमें आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन सभी चीजों में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। हमेशा के लिए याद रखिएगा कि नेचर में, फिजिक्स में हर चीज स्टेबल कब होती है, जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। जब नीचे से मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा हूं, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस आ जाएगा। क्यों, इसको अपनी एनर्जी कम करनी है। स्प्रिंग को पकड़ के खींच के मैंने एनर्जी बढ़ा दी, उसके अंदर एनर्जी बढ़ गई, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो उसको वो छोड़ेंगे तो कम करेगा और अपनी एनर्जी रिलीज करके स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही डायपोल का है, ठीक है। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम इसलिए है क्योंकि यहां पर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा तो ये माइनस पी कॉस जीरो, यानी कि माइनस पी, और इस कंडीशन में ये मिनिमम होती है, ठीक है। तो ये भी हम फॉर्मूले यहां पर इन दोनों को देख चुके हैं, याद कर चुके हैं। तो अब मैं इनको हटा दे रहा हूं और इसके ऊपर और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इन विच ओरिएंटेशन, ठीक है, डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सुनिए, मैंने डायपोल को अभी 0 डिग्री पे किया है। अब मैंने इसे घुमाकर उल्टा कर दिया, तो जब मैं इसे ऊपर घुमा रहा हूं तो मैं P की डायरेक्शन को E के अपोजिट कर रहा हूं, यानी कि मैंने यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी कर दी, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री हो गई तो यहां पर अब मेरे पास में ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये था। लेकिन अब मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस, और इसको क्या कर दिया, माइनस। तो मेरा जो डायपोल मोमेंट होगा P, वो उल्टा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने वैसे ही रखा। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं, दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो एंगल 180 डिग्री होता है। तो यहां पे हम 180 डिग्री लेंगे, तो इससे चेंज क्या आएगा बच्चों, ये फॉर्मूला भी अभी आप दिमाग में रखिएगा। अभी इस पे अगला क्वेश्चन मैं इसी पे कराऊंगा, ठीक है। अब थोड़े बड़े क्वेश्चंस पे हम आ रहे हैं, बस एक छोटा सा क्वेश्चन आज अभी कर रहे हैं अभी, उसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चंस पे आ रहे हैं।
तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों है भाई? देखिएगा कि ये प्लस पर फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं। जब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ना आगे ना पीछे, वही वाली कंडीशन आ गई। प्लस यहां पे टॉर्क PE साइन 180 की वैल्यू अगेन 0 होती है, तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क भी काम नहीं करेगा। और इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो अब देखिएगा यहां पर PE cos 180 होगा और माइनस PE cos 180 की वैल्यू -1, तो ये प्लस PE, तो ये आपसे मैक्सिमम। अब इन दोनों पर क्वेश्चन 4 बनते हैं। पहला क्वेश्चन डायपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, दूसरा क्वेश्चन डायपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, तीसरा क्वेश्चन डायपोल पर टॉर्क या फोर्स 0 कब होगा, इस पे भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन जैसे कि अगर हम देखें तो मेन क्वेश्चन जो है कि डायपोल की एनर्जी मिनिमम कब होती है और मैक्सिमम कब होती है। तो स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल 180 डिग्री, और इस कंडीशन में ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे कि हमारे पास में जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने डायपोल को ये ऐसे लगाया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने डायपोल को ऐसे लगाया, यानी P की डायरेक्शन E की डायरेक्शन। अब फर्क आप क्या देख पा रहे हो? एक बार ये ऊपर है, एक बार ये नीचे है। ठीक, टॉर्क जो होता है वो एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसकी अपनी डायरेक्शन निकालने का एक रूल होता है जिसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसको आप कई लोग स्क्रू रूल के नाम से भी जानते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि हम राइट हैंड को P से E की तरफ घुमाते हैं, P से E की तरफ राइट हैंड को घुमाएंगे, तो ये थंब जो है वो हमें टॉर्क की डायरेक्शन बताएगा। जैसे P से E की तरफ घुमा रहे हैं तो मेरी फिंगर्स कैसे घूम रही हैं? क्लॉकवाइज। तो इस समय यहां पर ये जो टॉर्क है, तो ये जो टॉर्क है वो बच्चे कैसे काम कर रहा है? तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये किसने लगाया? फील्ड ने लगाया है। ये टाउ किसका है? फील्ड का। अगर मुझे इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा तो मुझे ले जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे ही यहां पर अगर हम देखेंगे तो P क्रॉस E ये ऐसे लगता है, P क्रॉस E, तो ये हमारे पास में ये इस तरीके से, ये कौन लगाएगा? फील्ड। और हमें अगर नीचे ले जाना है तो हमें एक्सटर्नल यानी कि ऐसे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि काम जब हम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, और काम अपने आप होता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। 2 प्लस चार्ज को लाए, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, छोड़ दिया अपने आप चले गए, कम हो गई। सेम चीज कंसेप्ट यहां पर है। इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये अपने आप ऐसे आ जाएगा, यानी P और E। मैंने क्या बताया था? घर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ऐसे ही P जब E पर आ जाएगा सेम डायरेक्शन में तो ये अपने घर पहुंच गया, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम पहुंच गया। अब मैंने अभी इसको घुमा के रखा है, यानी कि मैंने इसको इस तरीके से रखा है +Q और ये -Q, ये P की डायरेक्शन और ये E की डायरेक्शन, तो ये मोमेंट्री है। अगर मैं इसको जरा सा ऊपर कर दूंगा तो ये घूमकर सीधा हो जाएगा, नीचे कर दूंगा फिर घूम के सीधा हो जाएगा, यानी लौट के इसको कहां पहुंचना है? इस कंडीशन में। और अपनी एनर्जी को क्या करना है? मिनिमम। यहां पे एनर्जी -P थी, यहां पे मैंने आपको बताया एनर्जी +P थी जो बढ़ गई थी। तो हुआ क्या है? जैसे मैं इसको ऊपर ले गया, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, मैंने इसको हिलाया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, तो स्प्रिंग की तरह जैसे मैं इसे छोड़ूंगा ये वापस लौट आएगा, फिर दूसरी तरफ ले जाऊंगा फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, छोड़ूंगा ये वापस आ जाएगा। तो इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि बॉडी अपने आप को रीगेन कर रही है। ठीक है, चलिए ये सारे अभी हमने कंसेप्ट जो देखे
अब इसमें 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए वो सारे के सारे आप लोगों को तैयार करने हैं। स्टेबल, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम, ये सब जो मैंने आपको बताया कि एक्सियल पोजीशन पे डायरेक्शन क्या होती है, इक्वेटोरियल पे क्या डायरेक्शन होती है, उनके बीच में एंगल क्या होता है। अब सीधे सीधे मेन क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था P क्रॉस E। तो ये अब हम मेन क्वेश्चंस, मेन का मतलब ये नहीं कि जो पहले पढ़ाया वो मेन नहीं है, वो भी याद रखना है, वो भी आते हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है जो आपके इस बार बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर 2 पेयर बताइए, 2 पेयर्स ऑफ वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको 2 पेयर बताने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो ये कंसेप्ट कैसे आया है, ये कहीं पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे आगे तो वहां पे भी कंसेप्ट आएगा, यानी जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है और ये क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। केवल ये जो कंसेप्ट है वो इसी चैप्टर के लिए नहीं है, आगे के बाकी चैप्टर्स में भी है। जहां पर आप वेक्टर प्रोडक्ट यूज करते हैं वहां पर हम इसको लगा सकते हैं। तो जैसे हमने यहां पर देखा, ये हमारे पास में P हो गया, ये हमारे पास E हो गया, ये एंगल हो गया थीटा। तो P क्रॉस E, राइट हैंड थंब रूल बताया था मैंने। तो ये हमारे पास में टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E होता है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें पेयर बताने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि अगर मैं इसको x एक्सिस मान लूं, इसको y मान लूं, ये z, तो ये हमारा x z प्लेन में है। तो ये जब xz प्लेन में है, y ये है, तो यहां पर हम जो है टॉर्क P क्रॉस E, तो P क्रॉस E टॉर्क का लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पे ये जो टाउ है और ये P है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो टाउ है, ये जो E है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो आंसर क्या हुआ, आपके पास 2 पेयर कौन कौन से हैं, टाउ एंड P एंड टाउ एंड E। ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन द डायपोल। जैसे 2 नंबर में एक क्वेश्चन आया तो उसने लिखा राइट द एक्सप्रेशन, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलने का 1 मार्क्स मिलेगा। फिर उसमें उन्होंने ऐड कर दिया कि विच आर द 2 पेयर्स ऑफ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें ये आपको पेयर लिख के बताने हैं, टॉर्क और P परपेंडिकुलर है और टॉर्क और E परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए आएगा और साथ में एक क्वेश्चन जुड़ा हुआ आएगा, तो ये 2 नंबर का होगा और अलग अलग आएंगे तो 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। इसके बाद में अब जैसे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर एक चार्ज यहाँ पर डायपोल दिया हुआ है जिसमें चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम। तो ये प्लस माइनस इस तरीके से दिया होता है, जिसका मतलब एक चार्ज +2 माइक्रोकूलम है, दूसरा -2 माइक्रोकूलम है। क्योंकि डायपोल है तो दोनों, ये अंडरस्टूड होता है कि दोनों चार्ज इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब जब ये इक्वल होंगे तो यहां पर अब उन्होंने ये दिया है डायपोल लेंथ। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे ये हमारे पास है, मान के चलिए 2 × 10⁻³ मिलीमीटर, या आप इसको सीधे मीटर में ही ले लें, ठीक है। 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक। तो अब इसका ध्यान क्या रखना है, जो मैंने पहले बताया था वो ध्यान रखना है कि ये 2L दी हुई है आपको, ठीक है। 2 से आप कंफ्यूज ना हो तो मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, इसको मैं 5 ले लेता हूं, ठीक है। अब आपने यहां पर करना क्या है, यहां पर पहला क्वेश्चन जो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, आपको मैक्सिमम टॉर्क बताना है, ठीक है। क्या बताना है, मैक्सिमम टॉर्क। दूसरा आपको बताना है कि भैया वर्क डन निकालना है। भैया जी वर्क डन कैसे निकालना है कि हमें इसे
स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले गए, ठीक है, तो स्टेबल से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ले गए तो वर्क डन बताइए और मैक्सिमम टॉर्क बताइए, ठीक है। तो एक एक करके दोनों पार्ट्स को करते हैं। तो यहां पर हमारे पास में टॉर्क का फॉर्मूला था PE साइन थीटा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले P चाहिए, तो P मैं निकाल सकता हूं कितना बच्चे, ठीक है। और क्वेश्चन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया होगा, तो E को हम ले लेते हैं 500 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो अब P जो है वो हमारे पास में निकालने के लिए फॉर्मूला मैं बता चुका हूं Q इंटू 2L। तो Q जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻⁶। दो बार नहीं रखना होता चार्ज एक ही बार रखते हैं, दोनों में से एक चार्ज लेते हैं। माइक्रो कूलाम से कूलाम में लाने के लिए मैंने 10⁻⁻6 किया, और यहां पे हमने 5 इंटू 10⁻⁻3। एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूं कि ये टोटल डिस्टेंस आपको दी है, तो 2L की जगह पे रखना है, L की जगह पे नहीं रखना है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा 5 2 10, ठीक है, माइनस का 9, एक कम हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। ध्यान रखिएगा कि ये C जो है वो बड़ा बनना चाहिए और M जो है वो छोटा। C कूलाम के लिए और M मीटर का। अगर आप C छोटा बनाए आएंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इस पे आपके मार्क्स कर सकते हैं, यूनिट का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब आते हैं हम इस पर, तो P हमारे पास में आ गया, E हमारे पास में आ गया। अब आती है बात साइन थीटा की, तो हमें मैक्सिमम टॉर्क करना है। तो बच्चों हमेशा याद रखना साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, ठीक है। कब? जब हम एंगल लेते हैं 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री लेंगे तो यहां पर हमारे पास में बच्चों यहां पर साइन 90 हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये मैक्सिमम टॉर्क होता है। ये डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में भी। कैसे? इन विच ओरिएंटेशन द डायपोल विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम टॉर्क। किस पोजीशन पर हमारा डायपोल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करता है? तो आपको लिखना होगा जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर बनता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिए। और निकालने के लिए आता है तो आप ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं P। तो मैं यहां पर P निकाल रहा हूं, तो P मेरे पास में कितना आया 10⁻⁸, और ये मैंने लिया था 500। तो यहां से हम 2 0 कम कर सकते हैं, तो 5 इंटू 10⁻⁻6, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। अगेन N कैपिटल M स्मॉल, न्यूटन मीटर। अगर आपने N को स्मॉल बनाया है तो वो नैनोमीटर हो जाएगा। तो यूनिट्स का ध्यान रखें, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में वर्क डन। अभी हमने वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था -P cos θ2। तो θ2 यानी ये स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है, तो θ2 यानी कि हमारे पास कितना हो गया 180 डिग्री, और स्टेबल में θ1 0 डिग्री। तो हमें यहां पर अब एंगल क्या पुट करना है cos 180 cos 0। अब हम इनकी वैल्यू को हमें याद होना जरूरी है, ठीक है। तो -P cos 180 की वैल्यू -1 और cos 0 की +1 होती है, तो +1 और -1। तो बच्चों देखिए -1 कितना होता है -2, और वो -2 फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +2P। अब देखो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। P मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, तो मुझे केवल 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो P ये वैल्यू जो है मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितनी 5 इंटू 10⁻। तो यहां पे अब हमें दोबारा निकालने की जरूरत नहीं चाहिए। तो 5 2 10 -6, एक पावर और कम हो गई, तो यानी कि हमारे पास में वर्क डन आ गया 10⁻⁻6 जूल। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे अभी एक तरीका मैंने आपको बताया, स्टेबल से अनस्टेबल में गया। इसी क्वेश्चन को बोर्ड में वो दे देंगे कि डायपोल इज केप्ट पैरेलल एंड नाउ इट इज मूव्ड एंटी पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन, तो अगेन 0,
एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री, यानी कि घुमा दिया हमने उसको, 180 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चे, इसी को फिर डायरेक्ट भी दे सकते हैं कि एंगल 0 से 180 पे हो रहा है। आपको ये भी कह सकते हैं 0 से 90 पे जा रहे हैं, 30 से 60 पे जा रहे हैं, या 30 से 120 पे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछा है, मेथड यही रहेगा। इन क्वेश्चंस के लिए आप बुक में और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है। ठीक है, अब लास्ट के हम 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी बोर्ड के हिसाब से आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हमने एक एक करके सभी पे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, और काफी तक जो क्वेश्चन पूछते हैं डाइपोल के ऊपर वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बार बोर्ड में आया था। क्या क्वेश्चन था बच्चे? ये 2 एक्सिस हैं, एक एक्सिस एक्स, एक एक्सिस वाई। अभी मेरे पास में यहां पर 2 डाइपोल रखे हैं। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं एम एन, ये -q, ये +q। तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ होगा? पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम में कैसे आया था, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, जिससे आप पहले क्वेश्चन समझें और फिर उसका सॉल्यूशन समझें। अब ये मैंने मान लिया यहां पर, ये मान के चलिए हमारे पास क्या हो गया, ए बी, ये यहां पर -q और ये +q, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री है। ठीक, ये डायग्राम आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें हमें निकालने के लिए क्या क्या आता है या क्या क्या निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यहां पे निकालना है नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। एक से ज्यादा जब चीजें जुड़ती हैं तो वो सिस्टम कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है यहां पर टॉर्क। ठीक है, टॉर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है E, जो किसके अलोंग है? पॉजिटिव x डायरेक्शन पे। ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको ये 2 डायपोल दिए हुए हैं। ठीक है, -q +q, दोनों का जो डायपोल मोमेंट है वो दिया हुआ है कि p है ना। क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? गिवन है आपके पास में +x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जो है वो है हमारे पास में p। तो E और P 2 चीजें हमें दी हुई हैं, इसकी डायरेक्शन भी दी हुई है, 2 डायपोल दिए हुए हैं, निकालना नेट डायपोल मोमेंट है और टॉर्क। तो इसको अब हम अलग अलग तरीके से करेंगे। इसमें लगेंगे वेक्टर के फॉर्मूले जो हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में सीखे थे। ठीक है, जिन लोगों को अगर वो सीखना हो तो वो पीछे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वाली वीडियो भी देख सकते हैं, वहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से वेक्टर के फॉर्मूले वगैरह सब बता रखे हैं। तो आपको अगर नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये सब सीखने का और अच्छे से मौका मिलेगा और आप और अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहां पर एक डायपोल है। तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ये -q है, ये +q है। तो मैंने बताया आपको कि ये p होगा, ये एक वेक्टर हो गया p। इसका डायपोल मोमेंट -q +q, ये डायपोल मोमेंट, 2 डायपोल मोमेंट हो गए। तो हम यहां पे लगाते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाने के लिए हम यहां पर पहले तो ये दोनों वेक्टर इक्वल कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा डायग्राम अच्छा सा बने। और वेक्टर इक्वल है तो लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। अब मैंने यहां पर ये जो है इस तरीके से ये पैरेललोग्राम मैंने यहां पर बनाया। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारे पास में आएगा नेट डायपोल मोमेंट, यानी दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, इसको आपने पहले से पढ़ रखा है। ए वेक्टर बी वेक्टर, दोनों को ऐड करने का तरीका, रिजल्टेंट आएगा R = A + B। ये चीज क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास में यहां पर
ये टोटल एंगल हमें जो दिया हुआ था वो कितना था 120 डिग्री। तो P और P दो वेक्टर हमारे पास में है और इन दोनों के लिए हमने ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले को लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, नेट डायपोल R की जगह पे कौन है नेट, पहला वेक्टर p स्क्वायर, दूसरा वेक्टर p स्क्वायर प्लस 2pp कॉस 120। ठीक है, तो यहां पे हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर और कॉस 120 माइनस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस इधर आएगा, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू पूरी कट जाएगी, तो आपके पास केवल p स्क्वायर बचेगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा p। अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए ये एंगल तो 120 था, लेकिन डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास में ये एंगल अल्फा हो जाएगा। अब ये अल्फा कैसे निकालते हैं, इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, tan अल्फा b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। अब इस फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे, तो यहां पर हमारे पास में ये p साइन थीटा, थीटा कितना हो गया 120, a p प्लस p cos 120। इसको सॉल्व करेंगे, p कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाता है, साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/2 cos 120 की वैल्यू। ठीक, तो नीचे बचेगा आपके पास में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 यानी कि tan 60, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। हमेशा याद रखिएगा जब भी दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो एग्जैक्टली बीच में आता है, यानी कि 120 का हाफ हो जाएगा 60। मैंने वैसे निकाल के दिखा दिया है, आप अगर टाइम नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री आएगा। अगर ये 60 होता तो 30, 90 होता तो 45। अब हम जा रहे हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास में ये जो एंगल है ये थीटा मान लेते हैं हम इसे। तो अभी मैंने अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है 60, ये पूरा एंगल 90, तो ये कितना निकल के आया 30। अब सुनो मेरी बात गौर से, ये टॉर्क हमें पूरे सिस्टम पे निकालना है, तो हम अब इनको दो डायपोल ना मानकर एक डायपोल मानेंगे पी नेट, और एंगल हम पी नेट और ई के बीच में रखेंगे। तो टॉर्क निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला था पीई साइन थीटा, और थीटा मेरे पास में यहां पर है 30 डिग्री, तो पीई साइन 30, तो पीई साइन 30 का मतलब पी साइन 30 का मतलब हो गया 1/2। अब टॉर्क मैंने आपको बताया था वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी निकालना हमारे लिए जरूरी है। तो जब ये जरूरी है तो P से E की तरफ हम हाथ को घुमाएंगे, ये थंब मेरा अंदर जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल, कोई भी चीज इस तरीके से हमें देखनी हो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। P से E की तरफ जाएंगे, थंब अंदर जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये क्लॉकवाइज है। आप सपोज करिए कि ये P नेट ऊपर ना होकर नीचे होता, तो ये हम P से E की तरफ लेते, थंब आपकी तरफ होता, यानी कि हम ऐसे देखते तो ये हमारी तरफ आ रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। वैसे भी फिंगर्स देखेंगे तो ये ऐसे घूमेगी, और अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे घूमेगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आज हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलिए। ठीक है, मिलते हैं फिर दोबारा।